हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए उसकी तैयारी करने के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है अपनी। और इस सीरीज में हमने अभी तक की 4 क्रांतियां देखी हैं। ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति। इन क्रांतियों के हिसाब से हमने अपना बेसिक क्लियर किया है। बेसिक करने के बाद अब हम यूजीसी नेट का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी क्लासेस लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो यूनिट फर्स्ट है हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे पहले यूनिट है वो यूनिट है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। तो आज का जो ये लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, इसमें हम स्वतंत्रता को क्लियर करेंगे, स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। तो स्वतंत्रता टॉपिक को हमने क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्वतंत्रता है उसे इंग्लिश में हम लिबर्टी कहते हैं। और लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी एक अंग्रेजी शब्द है। और जो ये अंग्रेजी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है लिबर्टी शब्द। अब देखिए, लैटिन भाषा में जो लिबर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी कि स्वतंत्रता को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में देखा गया है जहां पर बंधनों का कोई अभाव ना हो। ठीक है, तो ये तो होगा इसका सामान्य अर्थ। लेकिन जो प्रमुख विचारक हैं, जो प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, वो लोग कहते हैं, उनका ये मानना है कि देखिए, बंधनों का जो अभाव है वो हर एक परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता है। बंधनों का अभाव प्रत्येक स्थिति में लागू नहीं हो सकता। कुछ परिस्थितियां वैसी भी होती हैं जहां पर बंधनों का होना आवश्यक है। उनका मानना है कि देखिए, जो कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि अगर हमने सभी व्यक्तियों को मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्ति समाज में वैसे कार्य करें जिससे कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो। ठीक है, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो जाए। एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने परिभाषा दी है कि एक व्यक्ति वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, लेकिन उससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता नष्ट न हो। ठीक है, इन्होंने वही बोला है कि जो बंधनों का अभाव है, बंधनों का अभाव कुछ परिस्थितियों में लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, जिसे कि जिसकी जो इच्छा हो रही है वो सब कार्य को करने को स्वतंत्र है, बशर्ते कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। ठीक, तो ये था हमारा स्वतंत्रता का अर्थ। देखते हैं हम कि जो ये अवधारणा है उस अवधारणा का उदय कहाँ से हुआ, उदय कैसे हुआ, स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, स्वतंत्रता अवधारणा का उदय कैसे हुआ। तो इस बारे में हमारे पास प्रकार है। एक तो है प्रारंभिक काल, जो स्वतंत्रता की अवधारणा का बिल्कुल आरंभिक समय है, प्रारंभिक काल। और एक है आधुनिक। प्रारंभिक में हम मूल रूप से दो विचारकों को लेते हैं, एक है प्लेटो और दूसरे हैं अरस्तु। प्लेटो की पुस्तक थी द रिपब्लिक और अरिस्टो की पुस्तक है पॉलिटिक्स। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो अरिस्टो के गुरु थे और सुकरात प्लेटो के गुरु थे। ठीक है, सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो अरिस्टो के गुरु थे। तो पहली विचारधारा में प्लेटो ने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिया था कि देखिए, उन्होंने प्लेटो की पुस्तक थी द रिपब्लिक। पुस्तक हमें याद रखनी है क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति की, हर एक दार्शनिक की, हर एक विचारक की बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जिस भी विचारक का नाम लूंगी उसकी जो भी हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट बुक है वो बुक मैं जरूर साथ में रखूंगी। तो प्लेटो जो है, प्लेटो ने बुक लिखी थी द रिपब्लिक। और द रिपब्लिक में उन्होंने बताया कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है कि जो हमारे मन में आए हम वही करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करे। जो कार्य किसी व्यक्ति को दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति वो कार्य पूरा करे
और यही स्वतंत्रता है। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, अपना निर्धारित कार्य पूरा करे, यही स्वतंत्रता है। ठीक है। फिर जो दूसरे विचारक थे, दूसरे दार्शनिक थे, वो थे अरस्तु। अरस्तु को आपको पता है राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इसका सिद्धांत का जनक। तो अरस्तु ने बुक लिखी पॉलिटिक्स, नागरिक स्वतंत्रता की अवधारणा है। ये किसने दी? अरस्तु ने दी। ठीक। अब इसने नागरिक किस किस को माना था? अरस्तु ने नागरिक किन व्यक्तियों को माना था? वे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति है, जो सरकार के विधायी तथा न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं। ठीक है। अरस्तु ने किन व्यक्तियों को नागरिक माना था? अरस्तु ने माना था कि देखिए, जो व्यक्ति संपत्ति रखता है, जिसके पास संपत्ति है और जो सरकार के विधायी और नागरिक कार्यों में भाग लेता है, वैसे व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। और इस अवधारणा में नागरिकों में उन्होंने महिला, दास, वृद्ध और बच्चे, इन सभी को, या गरीब पुरुष, इन सभी वर्गों को नागरिक स्वतंत्रता से या नागरिकता से इन्होंने बाहर रखा था। ठीक है। इन्होंने कहा था कि ये लोग नागरिक बनने के लिए स्वतंत्र नहीं है, केवल वे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति उपलब्ध है और जिनको विधायी और न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, वही व्यक्ति नागरिक कहलाने के योग्य है और वही नागरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आधुनिक रूप में इस विचारधारा का उदय कैसे हुआ, स्वतंत्रता की अवधारणा का उदय कैसे हुआ, तो देखिए इसमें भी हमारे पास दो प्रकार हैं, एक तो प्रबोधन काल और दूसरा है पुनर्जागरण काल। प्रबोधन और पुनर्जागरण। ठीक है। देखिए जो प्रबोधन काल था, प्रबोधन काल में तर्क, विज्ञान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सभी पर बल दिया गया था। ठीक है। तर्क को महत्व दिया गया, विज्ञान को महत्व दिया गया। आपको पता है उस समय नई नई अनेक खोजें हो रही थी। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। उसके बाद इस काल में राजा की जो दैवीय अधिकार थे, जो राजा कहते थे कि हम ही देवता है, हम ही पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, तो इस बात का, इस विचारधारा का खंडन किया गया प्रबोधन काल में। ये डीपली मैंने बताऊंगी, क्योंकि डीपली मैंने पहले वीडियो में, पहले लेक्चर्स में ये बता चुकी हूँ। फिर दूसरा है हमारे पास पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। इसमें मानव और उसके जीवन को केंद्र में रखा गया कि जो मानव है, मानव का जीवन है, उसे केंद्र में रखा गया। जितने भी खोज हुए, जितने विचारकों ने नई नई विचारधाराएं दी, उन सभी विचारधाराओं में मानव, उसको केंद्र में रखा गया कि मानव के अधिकार क्या क्या होने चाहिए, मानव को क्या क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इस तरह की विचारधाराएं उस समय फैली। और इस काल में, पुनर्जागरण काल में, मुख्य रूप से जॉन लॉक, रूसो, होब्स, इस तरह के जो दार्शनिक थे, इन दार्शनिकों ने अपने विचारधारा से काल में योगदान दिया। ठीक है। तो ये दो विचारधाराएं थी जिनसे, जो आधुनिक काल की विचारधाराएं थी, जिनसे कि स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसका उदय हुआ, स्वतंत्रता की अवधारणा का उदय हुआ। थर्ड इसमें क्या आता है कि देखिए, जिस समय प्रबोधन काल था, ठीक है, और पुनर्जागरण काल था, उसके बाद विश्व के प्रमुख देशों में क्रांतियां हुई। इसमें सबसे प्रमुख हमारी कौन सी क्रांति है? अमेरिका की क्रांति। दूसरी है फ्रांस की क्रांति। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1776 में। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ये जो क्रांतियां, जितनी भी हमारी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक है, सब टॉपिक में ये क्रांतियां आनी है, इसलिए मैंने क्रांति आपको पहले ही क्लियर करवाई है। ठीक है। तो अमेरिका की जो क्रांति थी, उसमें जो अधिकारों का घोषणा पत्र था, अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया था कि स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा हुए हैं। ये किसकी विचारधारा थी? ये अमेरिका की क्रांति की विचारधारा थी। और फ्रांस की क्रांति का आपको पता ही है कि फ्रांस की क्रांति में तीन महत्वपूर्ण विचारधाराओं ने जन्म लिया था: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। ये तीन विचारधाराएं थी जिन विचारधाराओं के आधार पर फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी। तो ये हो गया हमारे स्वतंत्रता संबंधी जो विचारधारा है उसका उदय कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। ठीक है। इसमें किन किन काल का योगदान है और किन किन काल के प्रमुख लोगों का योगदान है। ठीक है। प्रमुख विचारकों का योगदान है। अब हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से दो स्वरूप है हमारे पास, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है। तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी बंधन नहीं होगा। ठीक है। बंधनों का अभाव होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वही कार्य करने के लिए स्वतंत्र है।
अब जो ये अवधारणा है स्वतंत्रता की, नकारात्मक स्वतंत्रता वाली अवधारणा है, नकारात्मक स्वतंत्रता वाला स्वरूप है, इस सिद्धांत का पक्ष लेने वाले कौन कौन लोग हैं? एक तो है हर्बर्ट स्पेंसर, होब्स और जॉन लॉक। ये तीन मुख्य विचारक हैं। इन तीन मुख्य विचारकों को हमें ध्यान रखना है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थन किन लोगों ने दिया है? तो वो लोग हैं हर्बर्ट स्पेंसर, होब्स और जॉन लॉक। और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति के पास ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वही कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। फिर जो दूसरा प्रकार है, दूसरा स्वरूप है, दूसरा स्वरूप क्या है? अनुचित बंधनों का अभाव। देखिए जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में एक क्या महत्वपूर्ण बुराई है कि देखिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर बंधनों का अभाव है, ठीक है। हमने मान लिया कि जो समाज में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र हैं, कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो इस हिसाब से जो व्यक्ति चोरी कर रहा है वह भी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है तो उसके ऊपर भी कोई बंधन नहीं है, वो भी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये माना गया कि स्वतंत्रता पर भी कुछ बंधन होने जरूरी है। ये आवश्यक नहीं है कि जो स्वतंत्रता अगर हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो। तो मान लीजिए कोई हमने किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी दे दी, ठीक है। अब अभिव्यक्ति की आजादी तो दे दी, लेकिन उसने भाई सभा में कुछ ऐसा बोल दिया, क्या कुछ ऐसा कह दिया, ऐसी कोई बात कह दी जिससे कि पूरे देश में दंगा भड़क गया, तो वहां क्या होगा? वहां जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका वह देश में दंगा फैलाने के लिए या फिर अव्यवस्था फैलाने के लिए उत्तरदायी होगी। और ऐसी स्वतंत्रता फिर किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, सकारात्मक स्वतंत्रता में ये बताया गया है कि देखिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को हर एक कार्य जो वो करना चाहता है, प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, ठीक है। व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है, खाना पीना ओढ़ना पहनना हर एक काम में स्वतंत्र है व्यक्ति। वो जो चाहे जो मर्जी चाहे वो खा सकता है, पी सकता है, ओढ़ सकता है, पहन सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर उसी समाज में अव्यवस्था फैलती है तो फिर वह समाज के लिए भी खतरनाक होगा, देश के लिए भी खतरनाक होगा। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया है कि अनुचित बंधनों का अभाव होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को बोलने की आजादी तो होनी चाहिए, व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की आजादी तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो कहीं आ जा रहा है तो उसका उद्देश्य गलत हो। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उस दूसरे स्थान पर वो दंगा फैलाने के लिए जा रहा हो या कोई ऐसा अनुचित कार्य करने के लिए जा रहा हो जिससे कि समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो। तो ये क्या थी? सकारात्मक स्वतंत्रता। अब इसमें बारकर का एक बहुत फेमस कोट है कि यदि कोई व्यक्ति रूप नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सुंदर भी नहीं है, ठीक है। बारकर ने कहा कि देखिए अगर कोई व्यक्ति कुरूप नहीं है, भद्दी शकल का नहीं है, ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं मान लेना चाहिए कि सुंदर भी नहीं है, ठीक। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की शकल जो है वो भद्दी ना हो, ठीक है, लेकिन वह सुंदर हो, ठीक है। फिर दूसरा उसने इसी में जोड़ा है, ऐड किया है कि इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति पर बंधन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह स्वतंत्र भी नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बारकर ने कहा था, बारकर का कथन था कि यदि कोई व्यक्ति कुरूप नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सुंदर भी नहीं है, कि अगर किसी व्यक्ति की शकल खराब नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक शकल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुंदर भी नहीं है, ठीक। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत भद्दी शकल का ना हो, ठीक है, कुरूप ना हो, लेकिन वह सामान्य रूप से ठीक ठाक हो और वो सुंदर भी हो, लगे भी सुंदर, ठीक है। जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका रंग काला होता है लेकिन उनके फेस की बनावट होती है, चेहरे की जो बनावट होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसी पर उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगर कोई व्यक्ति कुरूप नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सुंदर भी नहीं है। और इसी में उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति पर बंधन नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वतंत्र भी नहीं है,
बंधन भी हो सकते हैं किसी व्यक्ति पर, और बंधन होने के साथ साथ में स्वतंत्र भी हो सकता है। तो ये बार बार करता एक कथन है, एक कोट है, और ये कोट हमें ध्यान रखने की जरूरत है थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या है, ज्यादातर कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, तो एक दो कोर्स हमें याद रखने की जरूरत है हर एक टॉपिक में से। तो बार बार का ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, कोर्स हमें याद रखना है। ग्रुप से ही याद रख लेना है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रुप नहीं है तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो सुंदर भी नहीं है। इसी तरह यदि कोई किसी व्यक्ति पर बंधन नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह स्वतंत्र भी नहीं है। व्यक्ति पर बंधन हो सकते हैं, बंधन होने के साथ साथ में स्वतंत्र भी हो सकता है। हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, उस अवधारणा से संबंधित प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। मैंने आपको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पहले इसलिए पढ़ाई है ताकि आपको पता रहे कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। क्योंकि आगे जो विचारक आने वाले हैं वो लाइन्स आएगी कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। तो जब ये बातें बोली जाएंगी कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। अब देखिए इसमें जो प्रमुख विचारक स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा के प्रमुख विचारक है, उनमें सबसे पहला नाम आता है जॉन लोक का। ठीक है, जॉन लोक की पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इसका जो ईयर है, ईयर मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं जब वीडियो यूट्यूब में डालूंगी तो उस समय में यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, या वीडियो के साथ में मेंशन कर दूंगी कि इसका ईयर क्या था, क्योंकि मेरे माइंड से अभी स्किप हो गया कि इसका ईयर क्या था टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट का। क्योंकि जो प्रमुख विचारक हैं, सभी प्रमुख विचारकों के जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उन विचारकों की पुस्तकें और उनके ईयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा यहाँ से भी थोड़ा माइंड से मेरा स्किप कर गया कि ईयर क्या है, 1689 कुछ ऐसा है, 83 89 के आसपास है, लेकिन मैं अभी भूल रही हूँ। तो जब मैं वीडियो डालूंगी, वीडियो में मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका ईयर क्या है। तो देखिए जॉन लोक ने जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है वो दिया। ठीक है, सबसे पहले व्याख्या जॉन लोक ने की प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की। इसमें इसने 3 सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्रता, फिर जीवन और संपत्ति। 3 तरह के अधिकार बताए हैं कि स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति। ये 3 अधिकार ऐसे अधिकार है जिन अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, समाज का कोई व्यक्ति हो या फिर राजा हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति का जीवन नहीं छीना जा सकता, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती, और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। इसके साथ उसने कहा कि जो सभी मनुष्य हैं वो एक ही सृष्टि की समान रचना है। जो लोग का कहना था, देखिए सभी व्यक्ति जन्म से समान है, सभी मनुष्य एक सृष्टि की एक समान रचना है। ठीक है, इसलिए किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति जन्म से समान है, स्वतंत्र है, सबको जन्म से ही स्वतंत्रता मिली हुई है, सभी व्यक्ति जन्म से ही समान है। उसके बाद उसने स्वतंत्रता का साधन किसे बताया, प्राकृतिक कानूनों को। ठीक है, व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिलेगी वो प्राकृतिक कानूनों के तहत दी जाएगी। तो ये तो थी जॉन लोक का सिद्धांत जो उसने स्वतंत्रता के लिए दिया था। उसके बाद जॉन लोक के बारे में हमें एक और बात याद रखनी है कि इन्हें उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। उदारवाद का पिता नाम से क्वेश्चन आता है, तो हमें याद रखना है कि कौन है उदारवाद का पिता, वो है जॉन लोक। तो पहले विचारक हमारे हैं जॉन लोक। जॉन लोक के बारे में हमें 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो उन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है, दूसरा उनकी पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, थर्ड इसका ईयर कौन से सन में प्रकाशित हुई। ठीक है, फिर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उसने कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कौन कौन से अधिकारों को शामिल किया गया, तो स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति। ये चीजें हमें याद रखनी है। अब देखिए जो हमारे दूसरे विचारक हैं, पहले विचारक हमने देखे जॉन लोक, दूसरे विचारक है जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल, इनकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी, और इसका प्रकाशन तो हुआ था 1859 में। जे.एस. मिल पुस्तक ऑन लिबर्टी प्रकाशन 1859 में हुआ था। जे.एस. मिल नकारात्मक अवधारणा के समर्थक थे। नकारात्मक अवधारणा से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां हमने बताया था कि बंधनों का अभाव, ठीक है, बंधनों का अभाव हमने बताया था, तो वो क्या थी, नकारात्मक अवधारणा थी स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप था। तो देखिए जो जे.एस. मिल थे, इनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी थी जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ था। इसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, हानि का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इसने बताया था कि देखिए जो सभ्य समाज होगा उसमें किसी भी सदस्य की इच्छा के बिना उसकी
स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना है अगर सरकार को या समाज के किसी भी वर्ग को अगर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में उसकी इच्छा के बिना हस्तक्षेप करना है, मान लो मेरी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो उसका जो उद्देश्य होना चाहिए, उसका अकेला एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए दूसरों को हानि से बचाना। ये अगर सरकार मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है मेरी इच्छा के बिना, ठीक है, मुझसे बिना पूछे मेरी इच्छा के बिना, मेरी इच्छा नहीं है कि सरकार मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे लेकिन फिर भी सरकार मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है, तो उसका जो उद्देश्य होगा, उसका उद्देश्य एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए कि उस हस्तक्षेप से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि से बचाया जा सके, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये था J.S. मिल का हानि का सिद्धांत, जो उसने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिया था, 1859 में दिया था। ठीक, फिर उसके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों में एक वर्णनात्मक एक शब्द आता है वानर सदृश अनुकरण। ठीक है, वानर सदृश अनुकरण, इस वाक्य को हमारे यहाँ एक शब्द में बोलते हैं भेड़ चाल। अब देखिए जो ये वर्डिंग थी, इस वर्डिंग के द्वारा J.S. मिल का समझाने का क्या उद्देश्य था, उनका कहना था कि देखिए समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो निर्णय है, अपने संबंधी निर्णय है, दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं, दूसरे लोग उनके लिए निर्णय लेते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी जो मानसिक शक्ति होती है, मानसिक शक्ति वो बहुत कमजोर होती है, काफी कमजोर होती है। ऐसे व्यक्ति कमजोर मानसिक शक्ति के होते हैं जो अपने व्यक्तित्व के विकास से संबंधित निर्णय किसी दूसरे व्यक्ति पर छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। इन निर्णयों को लेने के साथ साथ उन्हें समाज के रीति रिवाजों से भी लड़ना पड़ता है, समाज के दबाव का भी सामना करना पड़ता है, मानदंडों का विरोध करना पड़ता है, समाज ने जो मानदंड निश्चित किए होते हैं उनका भी विरोध करना पड़ता है। और ये सब विरोध करके, ठीक है, ये सब कार्य करके वो व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इन सब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने निर्णय लेने के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जो निर्णय लेते हैं, ठीक है, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए वो निर्णय खुद लेते हैं। दूसरा, उन निर्णयों को लेने के साथ साथ उन्हें समाज के जो रीति रिवाज है, जो मानदंड है, जो प्रथाएं हैं, उनका दबाव भी झेलना पड़ता है। और ये सब झेलने के साथ साथ वो अपने निर्णयों पर डटे रहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और इस तरह वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से काफी शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति समाज में केवल कुछ ही होते हैं, ठीक है, केवल कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि मजबूत मानसिक शक्ति को दर्शाते हैं। बाकी सभी जो व्यक्ति होते हैं वो कमजोर मानसिक शक्ति वाले होते हैं और वो स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो अपने निर्णय दूसरों पर छोड़ देते हैं, उनकी मानसिक शक्ति कम होती है, व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाता, तो और इसीलिए वो अपनी स्वतंत्रता को भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे ही लोगों को J.S. मिल ने वानर सदृश अनुकरण कहा है। ठीक है, कि जो ये व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति एक भेड़चाल की तरह चलते हैं, जहाँ जिधर एक व्यक्ति जा रहा है उधर ही सारे व्यक्ति होंगे। इनमें से केवल कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस भेड़चाल से अलग चलने की हिम्मत रखेंगे। ठीक, और वैसे व्यक्ति समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं और वही व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। ये J.S. मिल की जो वानर सदृश अनुकरण शब्द है उस शब्द की व्याख्या है। ठीक, फिर J.S. मिल ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि देखिए जो खुली चर्चाओं पर समाज में प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है, सरकारी संस्थानों द्वारा जो खुली चर्चाएं पर प्रतिबंध लगाया हुआ है वो प्रतिबंध हटना चाहिए, क्योंकि यदि प्रतिबंध हटेगा समाज में खुली चर्चा होगी। इस चर्चा में विभिन्न विचारधाराएं आएंगी, विभिन्न विचारधाराएं उत्पन्न होंगी और जब ये विभिन्न विचारधाराएं उत्पन्न होगी तो इनसे सच्चाई का पता चलेगा। ठीक है, सच्चाई उजागर होगी। इसलिए जो खुली चर्चाएं हैं, खुली चर्चाओं से प्रतिबंध हटना आवश्यक है। ये J.S. मिल ने कहा था। ठीक, फिर आता है हमारा, इन्होंने दो तरह के कार्य बताए थे नागरिकों के लिए, एक तो आत्मसम्मानजनक कार्य और दूसरा अन्य सम्मानजनक कार्य। आत्मसम्मानजनक कार्य में इन्होंने कहा था कि इन कार्यों का जो प्रभाव है वो केवल व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। ठीक है, आत्मसम्मानजनक कार्य कौन से होंगे, जिन कार्यों का प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर पड़ेगा, अन्य व्यक्तियों पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इन कार्यों के उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे खाना पीना घूमना इत्यादि के जो कार्य होंगे वो कार्य कैसे होंगे, आत्म सम्मानजनक कार्य होंगे। दूसरा इन्होंने कहा अन्य सम्मानजनक कार्य। अन्य सम्मानजनक कार्यों में क्या होगा कि इससे समाज के जो आम व्यक्ति है, जो अन्य व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होंगे। वो व्यक्ति तो प्रभावित होगा ही जो उस कार्य को कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होंगे। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शोर करना, चोरी करना इत्यादि के जो कार्य हैं, ये सभी कार्य, इन सभी को कार्यों को करने से अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं और इसलिए इन कार्यों को अन्य सम्मानजनक कार्य कहा गया है। ठीक, तो जेएस मिल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ बातें याद रखनी है। एक तो जेएस मिल की जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी बुक आती है, लगभग हर बार आती है। ऑन लिबर्टी चाहे किसी भी तरीके से पूछो वो, लेकिन पूछता है बार। ऑन लिबर्टी किस ईयर में प्रकाशित हुई? 1859 में प्रकाशित हुई। किसके द्वारा लिखी गई है? जेएस मिल के द्वारा लिखी गई है। हानि का सिद्धांत जेएस मिल का कौन सी पुस्तक में है? ऑन लिबर्टी में है। फिर जेएस मिल ने खुली चर्चा के बारे में क्या बोला है? उसने प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है या हटाने के लिए कहा है? फिर उसने जो कार्य है तो कितने भागों में बांटा है? 2 कार्य है, एक आत्मसम्मानजनक कार्य और दूसरा अन्य सम्मानजनक कार्य। जेएस मिल स्वतंत्रता की कौन सी अवधारणा के समर्थक थे? जेएस मिल स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के समर्थक थे। ठीक है, ये बातें हमें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बुक और बुक का ईयर है और तीसरा हानि का सिद्धांत। जो थर्ड नंबर पे हमारे विचारक है वो है इसाया बर्लिन। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्रकाशन हुआ था 1958 में। अब देखिए इन्होंने जो इसाया बर्लिन ने स्वतंत्रता के सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों में इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में इन्होंने क्या कहा था कि देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का अभाव, किसी व्यक्ति के किसी भी कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप के अभाव में इन्होंने ये बात बोली थी कि किसी भी व्यक्ति के पास एक ऐसा निजी क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो। इसाया बर्लिन ने जो सिद्धांत दिया था स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता में उसने 2 बातें बताई थी, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में उसने बताया कि इसमें हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के पास एक ऐसा निजी क्षेत्र होना चाहिए जिस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो। दूसरा, जहाँ राज्य या समाज का कोई नियंत्रण ना हो। नकारात्मक स्वतंत्रता में उन्होंने 2 बातें कही, एक तो निजी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का एक निजी क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो। दूसरा, उस निजी क्षेत्र में राज्य या समाज का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ये निजी क्षेत्र है, इस निजी क्षेत्र में राज्य या समाज का भी कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने बताई थी नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता में उन्होंने बताया कि जैसे आवागमन, खान-पान या बस, ये जो स्वतंत्रता है, किसी व्यक्ति को कहाँ आना है कहाँ जाना है ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति को क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है। तीसरा, उसे वस्त्र कैसे पहनने हैं ये उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है, इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड थी सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता से अर्थ उन्होंने लिया था आत्म साक्षात्कार से। ठीक है, आत्म साक्षात्कार यानी कि जो व्यक्ति है वह स्वयं का स्वामी है, स्वयं का स्वामी। इसमें तो केवल एक यहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यहाँ उसने बताया कि प्रत्येक कार्य में व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, वो अपने हिसाब से प्रत्येक कार्य कर सकता है, लेकिन इसमें उसने 2 कंडीशन रखी है। पहली कंडीशन तो ये है कि व्यक्ति पर जो शासन है वो शासन कौन करता है, कौन है जो व्यक्ति पर शासन करता है। दूसरा, क्या व्यक्ति के पास अपनी क्षमताएं पूरी करने की वास्तविक शक्ति है। ठीक है, कि एक तो यही है कि जो एक व्यक्ति है, ठीक है, आत्म साक्षात्कार उसने बता दिया कि व्यक्ति जो है वो स्वयं का स्वामी है, लेकिन स्वयं का स्वामी होने का अर्थ ये नहीं है कि वो जो चाहे वो मर्जी करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। उसका कहना था कि अगर वो स्वयं का स्वामी भी है तब भी हमें ये देखना है कि उस पर कौन सी ऐसी संवेदनाएं हैं या विचार है जो उस पर हावी होते हैं, कौन उस पर शासन करता है। ठीक है, और दूसरा ये था कि क्या व्यक्ति के पास अपनी क्षमताएं पूरी करने की वास्तविकता शक्ति है, क्या किसी भी व्यक्ति में इतनी शक्ति है
कि वो अपनी जो क्षमताएं हैं उन्हें पूरी कर सके। इसके बाद फिर उसने बताया कि सबसे पहले तो स्वयं का स्वामी होने के साथ साथ अपनी इच्छाओं पर विवेक को महत्व देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति स्वयं का स्वामी है तो उसका मन किया कि किसी दूसरे व्यक्ति को जाके मर्डर कर दे और उसने वो जाके मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उसकी जो इच्छा होगी, अगर उसकी किसी व्यक्ति की मर्डर करने की इच्छा है तो उसने उसे अपने विवेक को महत्व देना चाहिए, उसे अपने विवेक को महत्व देना चाहिए, देना पड़ेगा। जो हत्या है, अगर मैं किसी व्यक्ति की हत्या करूंगा तो उसके मुझे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला तो है कि उसे अपनी इच्छाओं का विवेक को महत्व देना होगा। स्वयं का स्वामी होने के लिए उसे सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं पर विवेक को महत्व देना होगा। दूसरा, उसे कार्य ऐसे करने पड़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता में। वह कार्य केवल ऐसे कार्य कर सकता है जहां वह स्वयं को विकसित कर सके, अपना विकास कर सके, ठीक है। ऐसी क्षमता पर उसे जोर देना होगा। ऐसा नहीं कि वो अपना विनाश करने की तरफ ध्यान दे, उसे अपना विकास करने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये स्वयं का स्वामी होने की दूसरी शर्त है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है या कोई कौशल सीख रहा है। कि अगर आप कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, किसी भी विषय में कोई भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर कोई कौशल सीख रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई काम सीख भी रहे हैं तो इससे आपकी बुद्धि क्षमता जो है वो बढ़ रही है, आप अपना विकास कर पा रहे हैं, ठीक। दूसरा, इससे समाज को भी भला होना है। शिक्षा, अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे समाज में, अगर आप कोई एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका हमारे समाज में सकारात्मक योगदान अवश्य रहता है, चाहे वो रहे किसी भी तरीके से। तो ये किसका सिद्धांत था? इसाया बर्लिन का। इसाया बर्लिन की हमें पुस्तक याद रखनी है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। जॉन लॉक की है ऑन लिबर्टी 1859 में जीएस मिल की पुस्तक थी। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958 में किसकी है? इसाया बर्लिन की पुस्तक है। सिद्धांत इसमें क्या दिया है? एक तो हस्तक्षेप का भाव, दूसरा आत्म साक्षात्कार सिद्धांत, ठीक। ये हमें याद रखने हैं इसाया बर्लिन से। फिर जो फोर्थ विचारक था वो है फ्रेडरिक हाइल। इनकी पुस्तक कौन सी है? इसाया बर्लिन की जो पुस्तक थी वो 1959 में प्रकाशित हुई थी। जो फ्रेडरिक हाइल की पुस्तक है वो 1960 में प्रकाशित हुई है। और फ्रेडरिक हाइल भी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अब देखिए, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की अवधारणा है, इसमें दो बातें मुख्य रूप से कही है, ठीक है। इसमें पहले तो उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता है वो दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से मुक्ति है, कि दूसरा अपनी इच्छा से हमें नहीं चला सकता, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारी खुद की स्वयं की इच्छा अगर होगी तो, और हम खुद के लिए अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है, हम अपने लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अपने निर्णय ले सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो हम स्वतंत्र हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अगर उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो उसके पास राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं होगी, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो अधूरी है। तो फ्रेडरिक हाइल ने दो बातें कही, दोनों ने देख लिए कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से मुक्ति है, कि दूसरा अपनी इच्छा से हमें नहीं चला सकता, दूसरा अपनी इच्छा हमारे ऊपर नहीं थोप सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है कि हम दूसरों की इच्छा से नहीं चल रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। दूसरा, अगर हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता है तो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी, और अगर हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं होगी। फिर फिफ्थ विचारक हमारे पास आते हैं रॉबर्ट नोजिक। इनकी पुस्तक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है? 1974 में, ठीक है। रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जिसका प्रकाशन 1974 में हुआ, 1974 में हुआ। अब देखिए, रॉबर्ट नोजिक ने अपनी जो स्वतंत्रता की विचारधारा है इसमें क्या बताया, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या बताया, ठीक है। उन्होंने अपने जो रॉबर्ट नोजिक ने अपनी पुस्तक अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में बताया कि देखिए, व्यक्ति जो है वो उसका अपने ऊपर खुद का स्वामित्व है, आत्म स्वामित्व है। कोई भी व्यक्ति अपने श्रम, प्रतिभा और अपने शरीर का एकमात्र मालिक है, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर, श्रम का चाहे कुछ भी कर सकता है, अपनी प्रतिभा को कुछ भी कर सकता है, और अपने शरीर को कुछ भी हानि पहुंचाए ना पहुंचाए, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का विचार है।
ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का निर्णय है, किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि चाहे वह अपने श्रम का प्रयोग करे या ना करे। ठीक है, अपनी प्रतिभा का कोई व्यक्ति प्रयोग करे या ना करे, अपने शरीर से कोई काम करे या ना करे, इसका जो निर्णय लेने का अधिकार है वो अधिकार केवल उस व्यक्ति को है। ठीक है, जिस व्यक्ति का है केवल उस व्यक्ति को इसका अधिकार है, वह इन सभी कामों का एकमात्र मालिक है, इन सभी चीजों का वह एकमात्र मालिक है और इस पर किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा उसने कहा कि राज्य जो है, राज्य का कार्य केवल इतना है कि वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करे, बाकी उनके और किसी मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। कि किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे, कोई हस्तक्षेप राज्य ना करे। उसका काम केवल इतना है कि वह केवल अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। तो ये बताया था किसने, रॉबर्ट नोजिक ने। उसका कौन सी थी, अनार्की स्टेट इन यूटोपिया 1974 में। जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने कितने 5 विचारकों की पुस्तकें देखी है। पहली पुस्तक है जॉन लॉक की, जॉन लॉक टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। जो सेकंड पुस्तक है जे.एस. मिल, जे.एस. मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी और इसका प्रकाशन तो हुआ था 1859। साया बर्लिन, पुस्तक का नाम टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, प्रकाशन कब हुआ 1958 में। ठीक है, 1958 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। फिर फोर्थ जो विचारों से कौन आए थे, फ्रेडरिक हाइट, इनकी पुस्तक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी और इसका जो प्रकाशन था वो था 1960 में पुस्तक प्रकाशित हुई। फिफ्थ थे हमारे रॉबर्ट नोजिक, पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, प्रकाशन हुआ 1974 में। तो ये पुस्तक हमें याद रखने की जरूरत है, ये मैंने अलग से इसलिए आपको लिख कर दी है, इसलिए आपको अलग से बताया है कि ये जो बुक्स हैं, ये जो विचारक हैं, इन विचारकों की जो ये बुक्स हैं, ये बुक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। एग्जाम में हमारे ज्यादातर बुक्स आती हैं, पूछी जाती हैं, तो ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो पुस्तक किस विचारक की है, दूसरा उन बुकों का नाम क्या है, बुक्स का नाम क्या है, और तीसरा उनका जो प्रकाशन वर्ष है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई, कब कब प्रकाशित हुई। ठीक, इसमें जो लोग की एक मेरा ईयर में याद नहीं है, वो मैं भूल रही हूँ। दूसरा, आज के लिए इतना ही। अगर मैं आगे लेक्चर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी तो जो वीडियो है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, एक बार में देखने में समझ में भी, फिर चीजें समझने में भी मुश्किल हो जाती है। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कल हम जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का टॉपिक हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, लेक्चर आपको कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।